हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस अमेजिंग क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी स्टूडेंट है जिनका अपकमिंग शिफ्ट में एनटीपीसी का पेपर है या जब भी आप लोगों का ग्रुप डी का पेपर हो या कोई सा भी एग्जाम जिसमें दोस्तों आप लोग की साइंस आती हो, तो उससे पहले आप लोगों एक ही ये वीडियो देख जाए, जिससे आप लोगों का दोस्तों साइंस का सारा कॉन्सेप्ट है वो एक ही वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आप लोगों का पार्ट 2 है। एक वीडियो में आप लोगों को कल कर चुका हूं, तो आप लोग वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रोज दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर एक फ्री क्लास होती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको मिस ना करें। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं यहां पर। आप लोगों की रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की रैंक क्या आई है। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, अनअकैडमी लर्निंग की ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आप लोगों को दोस्तों आपका गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च कर ले, नीरज जांगिड़, मुझे आप लोग क्या कर ले, फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों जो भी क्लास आप लोग खोलते हो, आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज 11 डाल के अनलॉक कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। समझ गए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये उसका पार्ट 2 है। एक पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आती है तो क्या होता है। यानी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई लाइट रे आती है तो उसके साथ में क्या होगा। देखिए दोस्तों, डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, जिसका घनत्व ज्यादा हो। जैसे अगर मैं बात करूं एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में आती है तो क्या होता है, इधर देखिए। तो मान लीजिए यह आपकी कोई ग्लास है और यहां पर क्या है, एयर है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ग्लास क्या है, एयर से ज्यादा डेंसर है, ज्यादा सघन है। तो कोई मान लीजिए प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे एंटर कर रही थी, जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था। तो जिस पॉइंट पे टच करी उसके परपेंडिकुलर जब एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो देखिए जाना ऐसे चाहिए था लेकिन नॉर्मल से दूर हट गई, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, टर्न अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताए आप लोग। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है कि 100 वाट और 500 वाट के आपके पास में दो बल्ब है, इनके प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का रेशियो आप लोगों को बताना है। और एक कंडीशन आपको दिया हुआ है कि दोस्तों दोनों के वोल्टेज क्या दिए हुए हैं, आप लोगों को सेम दिए हुए हैं। तो आइए किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में दो बल्ब दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, दो बल्ब दिए हुए हैं आपके पास में। तो इस बल्ब को मैं नाम दे देता हूं B1, दूसरे बल्ब को मैं नाम दे देता हूं दोस्तों B2। क्लियर? तो पहले वाले बल्ब की पावर कितनी है, 100 वाट है, दूसरे वाले बल्ब की पावर कितनी है, 500 वाट है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आप लोगों को रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, तो इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पावर क्या होती है, पावर होती है दोस्तों V² अपॉन R। समझ गए? तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V² अपॉन P। V क्या है, यहां पर वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज V मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V² बाई P। इसकी पावर कितनी है, 100। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा V² अपॉन P। V कितना है, जितना इसका वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इसका है, यानी इसका V है तो इसका भी V अपॉन P कितना है, 500। तो दोस्तों जब दोनों का रेशियो लोगे आप लोग, V² से V² कट जाएगा, 1/100 बट्टे 1/500, तो 5:1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि जब भी आप लोग किसी मेटल को, किसी धातु को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आंसर बताएंगे इसके रेजिस्टेंस पे। तो ध्यान रखिए, देखिए आप लोगों का जो मेटल होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, किसका, कोई धातु का तार है,
इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो कहने का मतलब है चार्ज मूव कर रहा है, और जब भी आप लोग का चार्ज मूव करता है हम लोग बोलते हैं करंट मूव कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे इसका मतलब इसमें करंट इजीली फ्लो हो रही है, इसका प्रतिरोध कम है। अगर इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी इसका मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से जो ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रैंडम मोशन करने पड़ते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो एक प्रॉपर आप लोगों का मोशन नहीं हो पाता। यानी कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे, जो हार्ड वाटर होता है ना, कठोर जल, उससे संबंध में कौन सा आप लोगों को जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, गलत आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो कठोर साबुन होता है, ये सॉरी कठोर जल होता है, वो झाग नहीं बनाता, बिल्कुल सही बात है। इसमें साबुन अधिक घिसता है, ये भी बात सही है। दोस्तों मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है क्या हार्ड वाटर, बिल्कुल। देखिए जो आप लोग का हार्ड वाटर होता है या पानी में जो कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति की वजह से होती है। क्या आयरन पायराइड्स की उपस्थिति की वजह से होता है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं यहां पर बता देता हूं एक छोटी सी चीज कि जो हार्डनेस होती है, कठोरता, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है दोस्तों टेम्पररी हार्डनेस यानी अस्थायी कठोरता, और एक आपका होता है परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो परमानेंट हार्डनेस है यानी जो स्थायी कठोरता है, ये आप लोग जब पानी को उबालोगे तो बॉईल करने से आप लोगों की दूर नहीं होती है, जबकि जो टेम्पररी होती है, अस्थायी कठोरता होती है, ये उबालने से इट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग वाटर। दोस्तों पानी को उबालने से ये आप लोग की दूर हो जाएगी, क्लियर। और किसकी वजह से ये होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, है ना। देखो बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होती है, कठोरता आती है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। तो देखिए आप लोग जानते हैं आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उसमें जितने भी आप लोग चीजें देख पाते हैं वो क्या है, एलिमेंट है, वो तत्व है। टोटल कितने हैं, 118 तत्व है। तो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीजें होती है सारी की सारे तत्व होती है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन, है ना आप लोगों का। मार्बल की बात करें तो ये आपका कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका कंपाउंड होता है, CaCO3। अब आप लोग बोलेंगे कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। दोस्तों ध्यान रखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक में अंतर क्या है, तत्व किसी से मिलके नहीं बना होता। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं क्लोरीन, क्या ये किसी से मिलके बना है, क्या किसी से मिलके नहीं बना, तो ये एक तत्व है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम से मिलके बना है, कार्बन से, ऑक्सीजन से, तो ये एक कंपाउंड है ना कि तत्व है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे दोस्तों, सेशन को लाइक करते हुए चले। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, बताइए जो मिल्क होता है वो किसका एग्जाम्पल है, मिल्क किसका उदाहरण है, चार आप लोगों को बताना है। अब ये सस्पेंशन, जेल, इमल्शन, ये होते क्या हैं, ये एक प्रकार के मिक्सचर है, एक प्रकार के मिश्रण है। आइए समझते हैं इनको। देखिए इधर आओ, देखो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पानी में आप लोगों ने मान लीजिए पत्थर डाला, है ना, या पानी में मान लीजिए कोई दूसरा लिक्विड डाला, या पानी में मान लीजिए कोई गैस डाली, तो अलग अलग प्रकार के मिक्सचर बन सकते हैं ना। तो दो चीज होती है, एक तो होता है दोस्तों डिस्पर्स्ड फेस, है ना, मतलब जो आप घोल रहे हो ना, जो घोल रहे हो उसका माध्यम क्या है भैया, वो ठोस है, द्रव है, गैस है। और एक है आपका डिस्पर्जन मीडियम, यानी जिसमें घोल रहे हो, जिसमें घोल रहे हो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी लिक्विड में आप लोग कोई लिक्विड घोलते हो तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इमल्शन, और हिंदी में इसको पायस भी बोला जाता है। तो दोस्तों जो मिल्क होता है, दूध, वो इसी का ही एग्जाम्पल होता है, किसका, इमल्शन का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, लीस्ट सॉल्युबल गैस आप लोगों को बताना है। चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो देखिए आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में क्या कहावत है कि जो पोलर होता है, जो ध्रुवीय होता है, वो आप लोगों के किस में घुलता है? पोलर में घुलता है। और जो नॉन पोलर होता है अध्रुवीय, वो किस में घुलता है? नॉन पोलर में घुलता है। जो H2O क्या होता है दोस्तों? आप लोगों का पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। ठीक है, जैसे अमोनिया क्या है? अमोनिया भी आप लोगों का पोलर है। लेकिन अगर बात करें नाइट्रोजन की तो ये आपका नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। तो आप लोग मुझे खुद बताइए, क्या जल आप लोगों का, जल में नाइट्रोजन घुल पाएगी क्या? नहीं घुल पाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आइए हम लोग देखते हैं पोलर, यानी ये तो हो जाएंगे आप लोगों के ध्रुवीय और ये आपके हो जाएंगे अध्रुवीय। देखिए अध्रुवीय का मतलब क्या है? जहां पर कोई चार्ज नहीं आता। मतलब देखो जहां पर आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है, जैसे मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, क्या उनमें लड़ाई होगी क्या? क्या ये नाइट्रोजन बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच के रखूंगा, या फिर ये बोलेगा नहीं मैं अपनी तरफ खींच के रखूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जबकि यहां पर आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए HCl है, तो यहां पर दोस्तों जो बंध बनता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन, उनको अपनी ओर खींच के रखता है। क्यों खींच के रखता है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। जिसे थोड़ा सा खींच के रखता है तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर देखो इन पे चार्ज आता है तो वो पोलर कहलाता है, जिन पे चार्ज नहीं आता तो वो नॉन पोलर कहलाता है। तो नाइट्रोजन नॉन पोलर है और आपका जो वाटर होता है H2O, ये आपका पोलर है। तो पोलर में नॉन पोलर नहीं घुल सकता है। ठीक है, चले आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। आप लोगों को डिफरेंट कंपाउंड दिए हुए हैं, तो कार्बन बॉन्ड की लेंथ के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। एथेन है, एथाइन है, एथीन है। तो सबसे पहले तो समझते हैं ये एथाइन क्या होता है, एथेन क्या होता है, एथीन क्या होता है। दोस्तों एथीन क्या होता है आप लोगों का? इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। एथीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एथेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्या ये आप लोगों का एक हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आप लोगों का एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ गए बात को? तो आप लोगों को तो ये बताना है कि जो बॉन्ड की लेंथ होगी किस में ज्यादा होगी। देखो यहां पर आप लोग देखो, तो ये आप लोगों का हो जाएगा क्या? एथेन। ये आपका हो जाएगा दोस्तों एथेन, ये आपका हो जाएगा एथीन और ये आपका हो जाएगा दोस्तों एथाइन। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड की लंबाई है वो 153.51 पिकोमीटर है। यहां पर दोस्तों थोड़ी कम है और यहां पर थोड़ी और कम है। तो आप लोगों को डाटा याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है सबसे ज्यादा जो लंबाई होती है किस में होती है? एथेन में होती है, देन एथीन में और देन एथाइन में। तो आप लोगों को बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो एथेन आप लोगों का कहां पर आएगा? कहीं पर यहां पर आएगा। ठीक है, और आप लोग के सबसे कम किसकी होगी? एथाइन की, देन एथीन की, देन एथेन की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। दोस्तों साहिल सर अभी 1-2 दिन की छुट्टी पर है, तो आप लोग की उनकी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, तो डी ब्लॉक के तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल हो गई। ये आप लोगों का होता है दोस्तों एस ब्लॉक, ये आपका होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक। तो एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है?
जो हरा रंग होता है ना, आप लोग को पता है आतिशबाजी में अलग अलग कलर होते हैं, लाल भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है। तो इसमें जो हरा रंग किसकी वजह से होता है? बेरियम की वजह से होता है। सोडियम की वजह से कौन सा होता है दोस्तों? पीला रंग होता है। क्लियर है क्या? तो सॉरी बी आ गया ना, बेरियम है ना, गलती से मैंने स्ट्रोंशियम पे क्लिक कर दिया। तो आइए मैं सारे कलर के बारे में आपको बता देता हूं। जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? बेरियम की वजह से होता है। अगर बात करें रेड कलर किसकी वजह से होता है? स्ट्रोंशियम की वजह से होता है। येलो कलर सोडियम की वजह से होता है। कैसे याद रखें? आप लोग जानते हैं जो स्ट्रीट लाइट होती है ना येलो कलर वाली, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? सोडियम की वेपर भरी होती है। तो ध्यान रखो सोडियम से कौन सा होता है? आप लोगों का येलो कलर मिलता है। अगर बात करें ब्लू कलर किससे मिलता है, तो आपने सुना होगा दोस्तों नीला तोता। जो नीला तोता होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। तो नीले से याद रखेंगे कॉपर आएगा। तो ब्लू आपको किससे मिलता है? कॉपर से मिलता है। स्ट्रोंशियम से आप लोगों को क्या मिलता है? रेड कलर मिलता है। तो अभी आप लोगों से ग्रीन कलर के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताएंगे। रसायनों का राजा किसको बोलते हैं? बताएं। किंग ऑफ केमिकल किसको बोलते हैं? बताइए। किंग ऑफ केमिकल किसको बोलते हैं? देखिए यहां पर दो चीज होती है, एक तो होता है रसायन का राजा। तो देखो दोनों चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों से किंग ऑफ केमिकल पूछे, रसायनों का राजा, तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप लोगों से पूछे अम्लराज क्या होता है? एक्वा रेजिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछे अम्लराज क्या होता है, तो दोस्तों नाइट्रिक एसिड और आप लोगों का HCl के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछे अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों ये आप लोगों का 1:3 में क्या होता है? ये जो मिक्सचर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लराज, जिसका यूज होता है सोने को गलाने में। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जो बैंगल ग्लास होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? बैंगल ग्लास आप लोग सभी जानते हैं। देखिए ये जो आप लोग का यूज होता है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये आप लोगों के बने होते हैं सोडा ऐश के। अब आप लोग बोलोगे ये सोडा ऐश क्या होता है, तो आपने एक चीज सुनी होगी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम है दोस्तों वॉशिंग सोडा। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडा ऐश बोलते हैं। तो ये ही आप लोगों का क्या हो जाएगा? सोडा ऐश हो जाएगा। कौन सा? आप लोगों का मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है ना, वॉशिंग सोडा, इसी को ही हम लोग सोडा ऐश बोलते हैं। और इसी के दोस्तों आप लोग के बैंगल ग्लास बनाए जाते हैं। बताइए, आंसर बताते चलिए और सेशन को लाइक करते हुए चलिए, है ना। तो आप लोगों से पूछा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आप लोगों को गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए ओम का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वायर है, इनके अगर दो सिरों पे विभवांतर आप लोग ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो करंट भी क्या होगी? ज्यादा प्रवाहित होगी। समझ पा रहे हो क्या? तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, इसका मतलब कि दो पॉइंट के बीच में विभवांतर ज्यादा है। तो जो विभवांतर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। और आप लोग जानते हैं जब भी समानुपाती का एक चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। और यहां पर दोस्तों जो कांस्टेंट आया इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना। तो क्या क्या गलत है? तो V/R बराबर कांस्टेंट, देखो इधर V बराबर IR दोस्तों, ये तो आप लोगों का सही है। क्लियर है क्या? अगर हम लोग बात करें V/I, तो V/I बराबर तो दोस्तों क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट रहता है। देखिए किसी वायर का जो रेजिस्टेंस रहता है, प्रतिरोध, वो एक फिक्स रहता है। क्लियर, प्रतिरोध फिक्स रहता है। तो अगर आप लोग इन्हीं दो पॉइंट के बीच में विभवांतर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगी, कम करोगे तो करंट कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हो V बराबर IR होता है। तो ये तो चीज फिक्स होती है प्रतिरोध। तो अगर आप लोग ये बढ़ाओगे तो करंट आपकी बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? तो ये भी सही है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी सही है। V/R बराबर कांस्टेंट दोस्तों, V/R बराबर या क्या होता है? I। क्या करंट कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं, करंट आपकी कांस्टेंट नहीं रहती, डिपेंड करेगी विभवांतर पे। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी तीनों आपके सही है। आ जाइए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए।
क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, यदि आई एम्पियर में धारा है ना, किसमें दोस्तों, एम्पियर नहीं होगा, एम्पियर आएगा, एम्पियर में धारा है, आर ओम में प्रतिरोध है तथा टी सेकंड में समय है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान आप लोगों को बताना है। देखिए देखते हैं, अगर कोई वायर है जिसका प्रतिरोध मान लीजिए आर इसका प्रतिरोध है और इसमें से करंट जो फ्लो हो रही है वो मान लीजिए आई है, तो जो हीट डेवलप होगी, ऊष्मा जो उत्पन्न होगी, उसका मान कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी, है ना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, आप लोग का जूल में आएगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं। तो अगर आप लोगों को दोस्तों जूल को कैलोरी में बदलना है तो एक जूल में कितने कैलोरी होती है, 1/4.18 कैलोरी होती है। तो एक जूल में इतनी कैलोरी होती है, टोटल जूल कितनी है, इतनी है आई स्क्वायर आर टी, तो टोटल कैलोरी कितनी हो जाएगी, 1/4.18 कर दो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। ओके चलिए, क्योंकि देखो आई स्क्वायर आर टी आपका आंसर जूल में आएगा, लेकिन ये कैलोरी में पूछना चाह रहा है, तो अगर आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ओके चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताए आप लोग। किसी माध्यम में तरंग की गति आप लोगों को दी हुई है, तरंग की गति 600 मीटर पर सेकंड है। यदि उस माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजर रही हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य आप लोगों को बतानी है। तो देखो ध्यान रखो, तरंग की जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी तरंग की जो चाल होती है वो क्या होती है, आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य। समझ गए बात को, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को दोस्तों चाल दी हुई है, गति दी हुई है कितनी, 600 मीटर पर सेकंड। आप लोगों को दोस्तों फ्रीक्वेंसी अगर पता हो तो आप लोग तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो, वेवलेंथ। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है, ठीक है, या 1 सेकंड में कितनी तरंग गुजर रही है। तो 1 मिनट में 1 मिनट में 600 गुजर रही है, यानी 60 सेकंड में 600 गुजर रही है, 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी दोस्तों आप लोग का 10। तो फ्रीक्वेंसी आपका आ गया 10, ठीक है। तो ये आपका आ गया 600 बराबर 10 इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा 600/10 यानी 60, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस की, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या आप लोग रतौंधी बोल सकते हो, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। रिकेट दोस्तों विटामिन डी की कमी से। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन ई की कमी से दोस्तों क्या आ जाता है, बांझपन आ जाता है, आपकी फर्टिलिटी पावर बहुत कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछे विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अब आप लोग बोलोगे ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए आप लोगों को पता है जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है। क्या आप लोगों का ऑक्सीजन ऐसे सिंगल रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, काफी अनस्टेबल होता है, तो अपने पास वाले ऑक्सीजन के साथ में मिलकर निर्माण कर लेता है O2 का। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बॉडी में ये फ्री ऑक्सीजन आ जाए तो ये काफी आपका रिएक्टिव होता है, आपके डिफरेंट ऑर्गन से ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मान लीजिए आप लोग की जो चेहरों में झुर्रियां वगैरह पड़ती है, वो क्यों पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ये स्किन वगैरह इनसे रिएक्शन करके उसको खराब कर देता है ना। तो आपका जो विटामिन ई होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, यानी जो आपका फ्री ऑक्सीजन है इसको क्या करता है, खत्म करता है, ठीक है, जिससे आप लोग के चेहरा, आपकी जो स्किन होगी काफी बेहतर बनेगी, रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों चलिए आगे। और विटामिन ई का दोस्तों जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताइए। दोस्तों साहिल सर अभी छुट्टी पे हैं 1-2 दिन, है ना।
अगर कुछ पता पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, शोध मत करो, सूजन करो उसको, सूजन। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि जो हेपेटाइटिस एक डिजीज है, इसमें कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जिसमें क्या आता है दोस्तों, सूजन आ जाती है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, बताएंगे आप लोग। चलिए देखो आप लोग को पता है दोस्तों, हेपेटाइटिस क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है। ये 5 प्रकार के वायरस से होता है, ABCDE, समझ रहे हो। तो ये किसको अफेक्ट करते हैं, लीवर को करते हैं, यकृत को करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे, ये क्वेश्चन एक बार छोड़ दो, चलो आंसर बताएं। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों को दोस्तों जरूरी होती है कैल्शियम भी, आप लोगों को दोस्तों सोडियम की भी जरूरत होती है, आप लोगों को मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन बात करें जो प्लांट्स होते हैं उनको टोटल कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ये होते हैं दोस्तों 16, ऑप्शन नंबर सी। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, देखिए जितने भी आप लोगों के एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होंगे, जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जिनकी आवश्यकता कम होती है। तो देखिए आप लोगों के 9 तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है और 7 आप लोगों के माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना। इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था आयरन के बारे में। आयरन क्या है, तो आयरन आप लोगों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है। प्लांट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी इसकी अमाउंट कम चाहिए होता है। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यह नाइट्रोजन हो गया, आप लोगों का फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। टोटल कितने हो गए, 9 + 7 16, ऑप्शन नंबर सी। बताएं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर हम लोग बात करें क्रेटिनिज्म क्या है, आप लोगों को इसके बारे में बताना है ये क्या है। तो देखिए ध्यान रखेंगे क्रेटिनिज्म में क्या होता है, ये आप लोगों का बच्चों में होने वाला रोग है। किस में होता है, बच्चों में। और ये जो थायरोक्सिन की कमी से होता है। थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो दोस्तों आप लोगों को ये डिजीज हो जाएगी। इसमें क्या होता है, आप लोग का जो पेट होता है ना दोस्तों, वो तो बाहर निकल जाता है। जो जीभ होती है ना, वो क्या होती है, मोटी हो जाती है, मतलब बोलने में काफी प्रॉब्लम आती है ना। तो ये बच्चों में होने वाला रोग है ना। आप लोग का डिजीज कॉज्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पादक है। आप लोग दोस्तों जो फूड लेते हो उसमें किससे एनर्जी आप लोगों को मिलती है, तो आपको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अगर आप लोग भूखे रहते हो, आप लोगों ने फास्ट रख रखा है, तो इस दौरान जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है, फैट से मिलती है। ध्यान आप लोग रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का काम क्या होता है, ये आप लोग के बॉडी को ग्रोथ के लिए जरूरी होता है ना। मतलब ये आप लोगों का बिल्डिंग सब्सटेंस है, जैसे बॉडी बनाने के लिए जो जरूरत होता है वो प्रोटीन का होता है आपका, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। जब आई ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब आई डोनेशन होता है ना, तो उसमें आई ट्रांसप्लांट होता है, तो ये बताना है उसमें आंख का कौन सा भाग होता है दोस्तों जो प्रत्यारोपित किया जाता है। जैसे आप लोगों को मैं बात बताऊं कि जो आई होती है, अगर मैं आई की एक फोटो बनाऊं तो कुछ इस प्रकार की आई होती है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग प्रोजेक्शन देख पा रहे होंगे, उभार, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। तो ये ही क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अगर बोला जाता है ना कि इसकी आंख खराब हो गई, बेसिकली क्या खराब हो जाता है दोस्तों, कॉर्निया खराब हो जाता है उसका। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताएंगे। ये आप लोगों का इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आप लोगों से पूछा गया दोस्तों जो साइनोवियल फ्लूइड है ये कहां पर पाया जाता है। तो ये आप लोगों का एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि हड्डियों के जॉइंट्स में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कहां पर पाया जाता है, ये आपके जॉइंट्स में पाया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, मानव शरीर में मांसपेशियों की, मसल्स की संख्या बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगर आप लोगों से मसल्स की बात करें तो 639, हड्डियों की अगर हम लोग बात करें तो 206। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछे जन्म के समय, तो जन्म के समय जो हड्डियां होती है वो 300 होती है, लेकिन जब आप लोग ग्रोथ करते हो तो कुछ हड्डियां जुड़ के सिंगल हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है, 206 रह जाती है। और मसल्स आपका 639। नेक्स्ट क्वेश्चन
मोस्ट न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब इनटू दी ब्लड। बताए, मतलब आप लोगों को पता है ना, जो आप लोग भोजन लोगे इसमें आप लोग के विटामिन भी होते हैं, आप लोगों का दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो जब ये हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाएगा इनका, और डाइजेशन के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होगा वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। तो वो कौन से वाले पार्ट से आते हैं ये आपको बताना है। देखो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, इधर आओ। देखो इधर आओ। देखिए होता क्या है, आप लोग जब भोजन करोगे, भोजन को कहां पर रखोगे? ऑब्वियसली बात है माउथ में रखोगे। क्लियर दोस्तों, भोजन आप लोग का नीचे आएगा, स्टमक में आएगा, यहां पर कुछ डाइजेशन होगा, फिर दोस्तों आपकी छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब यहां से क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, जैसे मान लो विटामिन ए, तो यहां से किस में आ जाएगा दोस्तों? ब्लड में आ जाएगा। और ब्लड आप लोग की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो विटामिन ए को दोस्तों मान लो आंखों में पहुंचा देगा, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जहां पर पहुंचाना होगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा देगा। कौन पहुंचाता है? ब्लड। लेकिन ब्लड में एब्जॉर्ब कहां से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, इससे नहीं होते क्या? दोस्तों दोनों से होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं एब्जॉर्प्शन के बारे में। मतलब जो अवशोषण होता है कहां से होता है दोस्तों? छोटी आंत से भी होता है और बड़ी आंत से भी होता है। अगर बात करें छोटी आंत से कितना होता है, मतलब छोटी आंत में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो जो भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, फैट खा रहे हो, मिनरल खा रहे हो, विटामिन खा रहे हो, ये सारे के सारे छोटी आंत में होता है। बस विटामिन के छोटी आंत में नहीं होता, ये बड़ी आंत में होता है। और अगर बात करें मिनरल्स, सभी मिनरल्स आप लोगों के छोटी आंत में होते हैं, लेकिन जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है ये बड़ी आंत में होता है। अगर आप लोगों से पूछे वाटर कहां पर एब्जॉर्ब होता है, तो दोस्तों जो वाटर होता है ये भी आप लोगों के बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन भी इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है। आंसर बताओ। बताइए। जो रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट किस में विखंडित हो जाता है? तो इधर आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूं, इधर आओ। देखो आप लोगों को पता है जब आप लोग भोजन लोगे तो भोजन में एनर्जी किससे मिलती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जटिल रूप होता है। जब आपकी बॉडी में इसका डाइजेशन हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज में हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, तब आप लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी तो मिलती है, साथ में प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये एंटेमोलॉजी, देखिए लास्ट में जहां पर भी लॉजी मिल जाए इसका मतलब है दोस्तों अध्ययन, किसी चीज का अध्ययन करना। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी क्या है? ये आप लोग का स्टडी ऑफ अर्थ है। ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ अर्थ आप लोगों का हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? आ जाओ। तो एंटेमोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीटों का अध्ययन होता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आप लोगों को कहलाता है एंटेमोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एंटेमोलॉजी, तो ये आप लोगों का कीटों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ना। आपका रेप्टाइल्स की बात करें तो ये हर्पिटोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ फिश की बात करें तो ये इक्थियोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ मैमल्स ये मैमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के कितने पैर होते हैं? चींटी के कितने पैर होते हैं? तो देखिए आप लोगों से इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कि जो चींटी होता है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि चींटी कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, अब आप लोग बोलेंगे सर ये फाइलम क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है संघ। देखिए आप लोगों को पता है जितने भी जीव है हम लोग इनको अलग अलग संघ में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सभी की विशेषता अलग अलग होती है। तो एक संघ में उन जीवों को रखेंगे जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है। जैसे मैं बात करूं इस किसकी, चींटी के, तो इसका जो फाइलम है वो क्या है दोस्तों? इसका जो फाइलम है, चींटी का कहां गया? इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, चींटी का जो फाइलम हो जाएगा, ये मैंने गलती से दोस्तों ह्यूमन का लगा दिया, गलती से ह्यूमन का लगा दिया। जो चींटी का फाइलम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोपोडा। अब देखिए ऑर्थोपोडा की क्या खास बात है
देखिए ऑर्थो का मतलब होता है दोस्तों जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है पैर। मतलब इस ऑर्थोपोडा फाइलम में जितने भी जीव आते हैं ना उनके पैर जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपका कॉकरोच होता है, कॉकरोच को उल्टा करके देखोगे दोस्तों, इसका ये पैर और ये पैर जुड़ा हुआ होता है, ये पैर और ये पैर जुड़ा हुआ होता है। जो मकड़ी होती है वो भी किस में आती है, ऑर्थोपोडा में। अगर बात करें चींटी के तो इसके जो टोटल पैर होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी बोले तो 6। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दोस्तों, सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे। द ऑर्डर ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, है ना। आ जाओ, देखो एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं आपका एड्रेस क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि मैं कहां पर रहता हूं दोस्तों, कौन सी कंट्री में रहता हूं, इंडिया में रहता हूं। फिर इसके बाद में आप लोग अपना स्टेट बताएंगे, कहां पर, राजस्थान में। इसके बाद में दोस्तों सिटी यानी जयपुर, है ना। इसके बाद में आप लोग अपनी कॉलोनी बताओगे, फिर अपना घर का नंबर बताओगे। देखो पहले आप लोग मुझे बताओ, जैसे कोई व्यक्ति है वो मान लीजिए वेस्ट बंगाल में रह रहा है ना, वो पश्चिमी बंगाल में रहता है, और मान लीजिए एक व्यक्ति है वो राजस्थान में रहता है। दोस्तों क्या दोनों एक ही देश के सदस्य हैं क्या? बिल्कुल, वो भी इंडिया के हैं, राजस्थान में जो रहता है वो भी बंदा किसका है, इंडिया का है। लेकिन क्या दोनों के कल्चर एक जैसे होंगे क्या? मान लीजिए दोस्तों बंगाल में भाषा कुछ अलग बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। तो सिमिलरली आप लोगों के जो जीव होते हैं, पहले तो हम लोग उनको किस में बांटते हैं दोस्तों, पहले तो हम लोग उनको किंगडम में बांटते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो कोई प्लांट किंगडम का है, कोई एनिमल किंगडम का है, किंगडम के बाद में बांटते हैं उसको फाइलम में। जैसे अपने भारत के बारे में फिर स्टेट अलग अलग होते हैं, फिर है ना। तो किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल है जो कि जल में विलेय है? 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें इंसुलिन की बात करें तो दोस्तों ये आप लोग का जल में टोटली क्या है, आप लोग का सॉल्युबल है। क्लियर है क्या? तो इंसुलिन क्या है, ये आपका एक हार्मोन है, कहां से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। तो ये आप लोगों का वाटर में सॉल्युबल होता है। चले आगे, चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? पोलियो की जो वैक्सीन बनाई थी वो किसने बनाई थी? आपको पता है पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग है, इसकी जो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी? तो आइए मैं आप लोगों को ट्रिक से याद रखवाता हूं, है ना। अच्छा ट्रिक नहीं है किसकी, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इधर बताता हूं। देखो अगर बात करें पोलियो के टीके की तो आंसर हो जाएगा आपका जोनास एडवर्ड सॉल्क। इन्होंने क्या करा था दोस्तों, इसके पोलियो के टीके की क्या करा था, खोज करी थी, है ना। अभी एक क्वेश्चन और आएगा आगे जिसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी, है ना, शायद आगे कहीं पर होगा। तो मैंने एक आप लोगों को बताया, एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि जितने भी इन्वेंशंस है मैंने आपको ट्रिक से बताया था, है ना। तो इसकी भी एक ट्रिक थी, अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको दोनों ट्रिक बता दूंगा, है ना, वहां पर मैं लिख रखी है। चलिए, तो पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम क्या करता है, देखिए ये जो आप लोगों का प्लांट होता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जड़ों से पानी आता है। कारण क्या होता है पानी आने का, मतलब क्यों चाहिए होता है? आपको पता है जब प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं उस प्रक्रिया के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश, इसकी पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी को पूरे प्लांट में कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है दोस्तों जाइलम। तो केवल पानी ही करता है क्या? नहीं दोस्तों, पानी भी करता है, मिनरल भी करता है। लेकिन देखो आपको एक ऑप्शन में तो जल दे रखा है, एक में खनिज, तो फिर कौन सा ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा दोस्तों? ज्यादा आप लोग करेंगे जल, है ना। तो जल का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन करिए इसको ना, बाकी ऐसा नहीं है कि केवल जल का ही ट्रांसपोर्ट करता है, ये आप लोग का मिनरल्स का भी करता है, खनिज का भी करता है। लेकिन देखो दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी दोस्तों, फ्लोएम का पूछा था क्या? आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा जाइलम का पूछा है दोस्तों। फ्लोएम का पूछा है आप लोगों से। फ्लोएम क्या करता है, जो भी फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से जो फूड बनता है पत्तियों में, उसको पूरे प्लांट में पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। तो ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई एम सॉरी, मेरे को लगा आपका जाइलम का पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या थे,
कि अगर कोई भी दो वस्तु होगी वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसका मान होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसने बताया, ये दिया दोस्तों आपके न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, बताओ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी दोस्तों, क्लास के नीचे इसमें मिल जाएगी, और कल वाले वीडियो में मैंने पीडीएफ डलवा दी थी, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए आंसर। चलिए आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कोई लिफ्ट है, इसमें आप लोगों ने दोस्तों कोई वेइंग मशीन लगा रखी है, इस पे आप लोग खड़े हो गए, आपका द्रव्यमान मान लीजिए दोस्तों m है, तो आपका भार क्या होगा, mg होगा। भार क्या होगा आप लोगों का, mg होगा। लेकिन अगर ये लिफ्ट आप लोगों की ऊपर की ओर चल रही है ना, a एक्सीलरेशन से, a त्वरण से, तो इस दौरान जो भार होता है वो होता है mg प्लस ma। और अगर कोई लिफ्ट दोस्तों नीचे की ओर आ रही है a त्वरण से, तो इस दौरान जो भार होता है वो होता है mg माइनस ma। क्लियर है क्या, ठीक है। तो आपको बताना है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। अधिक कब होगा, जब देखिए लिफ्ट आपके ऊपर की ओर चलेगी, क्योंकि इस दौरान mg से ज्यादा आ रहा है ना कुछ, तो क्या होगा, मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं, अगर वेग आपका कांस्टेंट हुआ तो त्वरण तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो, क्योंकि आप लोग जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अरे वेग में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा, त्वरण कहां से आएगा। तो ये आप लोगों का ये वाला नहीं हो सकता, डाउनवर्ड नहीं, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड बिल्कुल। अगर ऊपर की ओर त्वरित होकर चल रही है तो आप लोगों का क्या होगा, ज्यादा होगा वेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है दोस्तों, जो स्मॉल जी होता है इसकी वैल्यू के बारे में आपको बताना है, बताइए। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये है हमारी अर्थ पृथ्वी। यहां पर दोस्तों पोल्स पर यानी ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 9.8 होता है। ये इक्वेटर होती है, विषुवत होती है। तो अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आप लोग आते हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों, घटता है। अगर आप लोग ऊंचाई पर जाओगे तब भी घटेगा, गहराई पे जाओगे तब भी घटेगा। सबसे अधिक कहां पर होता है दोस्तों, पोल्स पे होता है, ध्रुव पर होता है। समझ गए बात को। तो मोर ऑन इक्वेटर नहीं, इक्वेटर पे तो क्या होता है, कम होता है। डिक्रीज व्हेन मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग पृथ्वी के केंद्र की तरफ आओगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घटता है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राइजेस अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है क्या, नहीं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी घटता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आप लोगों से कोई पूछे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है दोस्तों 0। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताए। चलिए, तो बोला जा रहा है कि यदि किसी पिंड की गति दुगुनी कर दी जाए ना, दुगुनी, तो पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अगर आप लोग गति को दुगुना कर रहे हो, v से 2 कर रहे हो, तो अब कितनी हो जाएगी, हाफ v कितना है, 2v का स्क्वायर 4v²। तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का रेशो बताना है। तो रेशो आप लोग ले लो, ये आपका m/2 कट जाएगा, v² कट जाएगा, 1:4 आ गया। तो ये तो अनुपात किसका आया, प्रारंभिक और अंतिम का। अंतिम और प्रारंभिक का पूछा तो 4:1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे। चलिए
क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी राशियों की इकाइयां समान है, या आप लोग लिखिए दोस्तों मात्रक समान है, किसकी यूनिट सेम है, मात्रक सेम है, आपको बताना है। ठीक है, बताइए। तो देखिए फोर्स की मात्रक होती है न्यूटन, पावर की होती है वॉट, समझ में आ गया क्या। वर्क की होती है दोस्तों जूल, पावर की होती है वॉट, फोर्स की होती है न्यूटन, वर्क की होती है जूल, लेकिन वर्क की होती है जूल और एनर्जी की भी जूल होती है। वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इन दोनों के ही जो मात्रक होते हैं वो जूल होते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताएंगे आप लोग। द बायएंड फोर्स डिपेंड ऑन, बायएंड फोर्स किस पे डिपेंड करता है ये आप लोगों को बताना है। देखिए बायएंड फोर्स क्या होता है, ये आप लोग मान लीजिए दोस्तों कोई लिक्विड है, इसमें कोई भी वस्तु को जब आप लोग डालोगे तो ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए इतना वाला पार्ट पानी के अंदर आया, तो जब ये बॉडी नहीं थी सब जगह क्या था, पानी पानी था, लेकिन जैसे ही ये अंदर आया तो क्या इसने पानी को कुछ डिस्प्लेस करा, क्या विस्थापित करा, क्या बिल्कुल करा। तो जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स। इसका मान कितना होता है, जो भी द्रव विस्थापित हुआ है, मान लो 1 किलोग्राम द्रव्य, 1 किलोग्राम जो आपका पानी हो इधर उधर हो गया, तो m द्रव्यमान हो गया, तो उसका भार कितना होगा, m इंटू जी। तो बायएंसी फोर्स क्या होता है, mg। किसका लेना है mg आपको, विस्थापित द्रव का, विस्थापित द्रव का। ठीक है, तो आ जाइए किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द डेंसिटी, ओनली ऑन द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, विस्थापित तरल के भार पे आप लोगों का निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। अब ब्लैक बॉडी एमिट, दोस्तों ब्लैक बॉडी आप लोग किसको बोलोगे बताइए। तो बात करते हैं ब्लैक बॉडी की, तो आइए देखिए कोई भी अगर आपकी बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो क्या करता है, तो अगर कोई भी बॉडी हो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दोस्तों वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है, विकिरण निकालता है। क्या निकालता है, रेडिएशंस निकालता है। अभी जो रेडिएशन है क्या होती है, एक प्रकार की तरंग होती है। तो दोस्तों जब तरंग होती है तो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक बॉडी होगी वो कौन सी वेवलेंथ वाली तरंगें निकालेगी, वो कम वेवलेंथ वाली तरंग निकालेगी या ज़्यादा वेवलेंथ वाली। तो एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो सभी तरंग दैर्ध्य वाली वेव को एमिट करती है। ठीक है, तो रेडिएशन ओनली वन वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, सभी तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगे होती है उनका क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर जो आपकी ब्लैक बॉडी है, देखो ये कम वेवलेंथ वाली तरंगे भी निकाल रही है, ज़्यादा वेवलेंथ वाली तरंग भी निकाल रही है, सभी प्रकार के आप लोगों की क्या निकालती है, तरंगे निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बताइए। तो बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है वो अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस दोष को आप लोग क्या बोलोगे, इस डिफेक्ट को। तो देखिए एक नॉर्मल जो इंसान होता है, अगर उसकी आंख मतलब कोई भी वस्तु होगा दोस्तों, उसको पास लाते आओ देखते रहोगे, आप देख पाओगे। तो 25 सेंटीमीटर तक अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ये व्यक्ति है वो 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं देख पा रहा है। जैसे मान लो देखना तो 25 तक चाहिए था, लेकिन वो 60 तक ही नहीं देख पा रहा, वो है ना, उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा आपको। तो यानी निकट की वस्तु वे नहीं देख पा रहा है, तो ये दोष कौन सा हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, निकट की साफ नहीं दिखाई देती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसका निवारण कैसे होगा बताओ। तो इसका जो निवारण होगा वो होगा आप लोगों के कॉन्वेक्स लेंस से यानी उत्तल लेंस से। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा दर्पण के लिए सही है, मिरर फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। दर्पण का सूत्र कौन सा इनमें से, तो देखिए ध्यान रखेंगे 1/f बराबर होता है 1/u
प्लस 1/v। ये तो हो जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला। अगर लेंस फॉर्मूला पूछे तो वो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है और ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए जल्दी से। तो वायु में आपको ध्वनि की चाल दिया हुआ है, साउंड की स्पीड। यदि आप लोग प्रेशर बढ़ा के डबल कर दो तो स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साउंड की स्पीड पे किस किस का प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर का पड़ता है, डेंसिटी का पड़ता है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का पड़ता है, नमी का पड़ता है। लेकिन दोस्तों प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेशर को डबल करो, आधा करो, स्पीड पे कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, उतनी ही रहेगी, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बल्ब फूटने पर तेज आवाज आती है ना, बताओ। बल्ब फूटने पर तेज आवाज आती है ना, इसका कारण क्या होता है बताइए। तो देखो एक आप लोगों को छोटी चीज बता दो, इधर आओ। देखो जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का कोई बल्ब है दोस्तों, इस बल्ब के अंदर क्या होता है? वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। ठीक है, निर्वात का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं। तो दोस्तों जो निर्वात होता है यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। तो जैसे ये फूटेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दोस्तों आप लोग की एयर आएगी धमाक। ठीक है, जिसकी वजह से आवाज आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम होता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है, मात्रक। तो दोस्तों जो ओम होता है ये तो रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। आप लोगों से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पूछा है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? A है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A। समझ गए दोस्तों? ये आप लोग देख पा रहे हो ना, ये रो, ये ही क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। समझ गए बात को? तो ये जो रजिस्टिविटी हो जाएगी ये क्या हो जाएगा? R इंटू A/L। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम है। एरिया का कितना है? मीटर स्क्वायर है। लंबाई का मीटर। तो भैया ये कट गया, क्या बचा? ओम इंटू मीटर बचा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया? अरे भैया ओम बट्टे मीटर कैसे कर रहे हो? गलती क्यों कर रहे हो? सिलेक्शन लेना है नहीं लेना? ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, इसके बावजूद आप लोग गलत बता रहे हो। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हो तो आपके दोस्तों लाखों जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे अपने आप ही ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो गलतियों का आप लोग को बताया। एनटीपीसी में भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। कितने? 85। घर आके देखा कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 15 हो गए। तो उनको लगा 85 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों 85 में से 15 गलत हो गए। सही कितने हुए आप लोगों के? 70 हुए। समझ पा रहे हो बात लोगों? आप क्वेश्चन सही कितने हुए? 70 ही तो हुए, 15 आपके गलत हो गए। तो आप लोग के 85 में से सही क्वेश्चन आपके केवल 70 हुए। और इस 15 में जब 1/3 करोगे तो 5 आप लोग के और कट जाएंगे। तो 70 में से 5 गए तो आपका 85 वाला कहाँ पर आ गया? 65 पे आ गया, नहीं आ गया? समझ रहे हो बात को? तो नेगेटिव आप लोग ना करें, गलत ना करें, चाहे थोड़ा सा टाइम आप लोग ज़्यादा ले लें। चलो आ जाओ। सर जी पिछली 500 क्वेश्चन वाली क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी? दोस्तों पिछले 500 क्वेश्चन वाली जो क्लास है उसके नीचे मैंने आपको कमेंट में पिन कर दिया पीडीएफ, एक लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, पिछली वाली पीडीएफ में। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। सबसे पहले किसने बताया था कि दोस्तों अगर कोई एक वायर है
जिसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये बताया दोस्तों ऑरेस्टोन ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक वायर थी जिसमें से करंट फ्लो कर रही थी। उन्होंने इसके नीचे क्या लगाया दोस्तों, एक मैग्नेटिक नीडल लगाया, एक चुंबक की सुई लगाया, और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुई दोस्तों, इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, इसके चारों ओर कोई मैग्नेटिक फील्ड है। कोई मैग्नेटिक फील्ड तो था नहीं, इसका मतलब दोस्तों ये वायर ही है जो मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ये सबसे पहले किसने बताया, ऑरेस्टेड ने बताया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताओ। नौ ओम, 4 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध है जो समांतर में जुड़े हुए हैं। इनका समतुल्य प्रतिरोध आप लोगों को बताना है। तो आइए, क्या करा हुआ है, एक तो 9 ओम का है, एक आप लोग का 4 ओम का है, और एक आप लोगों का 12 ओम का है। दोस्तों ये तीनों प्रतिरोध क्या है, पैरेलल में, समांतर में है। तो मान लो एक आप लोगों का R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, 1/R इक्विवेलेंट, ये होता है आप लोगों का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 कितना है दोस्तों, 4 है, तो 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो 36। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 3, तो 9 और 4, 9 10 11 12, 12 और 4 16, तो भैया 16/36 आ गया। क्या आ गया, 1/R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 36/16। 36/16 बोले तो 6 से गया 36 6 बार में, 4 से काटो, 4 से गया 9 बार में, ये गया 4 बार में, तो 9/4। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो और नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं है भैया, इस 9 को लिख लो, 8 प्लस 1/4, तो ये 8/4 हो जाएगा 2, 1/4 हो जाएगा 0.25, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, चले दोस्तों आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र है, एनटीपीसी में पूछा गया है इस बार के, और हर बार पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके पास में होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, या सिंपली चूना बोले तो किसकी बात हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो जब आप लोग इसमें पानी डालोगे तो इस चूने को आपने बुझा दिया ना, तो अब जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। तो ये जो बुझा हुआ चूना बोल लो या चूने का पानी बोल लो, क्या होता है दोस्तों, ये होता है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। सबसे हल्का कण आप लोगों को बताना है, सबसे हल्के पार्टिकल के बारे में आपको बताना है। कौन सा सबसे हल्का पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या सभी का दोस्तों जो भार है वो समान है। देखो आपको मैं बता दूं, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। जबकि दोस्तों इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना ज़्यादा होता है। यानी सबसे हल्का होगा इलेक्ट्रॉन और इनसे भारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग समान द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन चिन्नू सा ज़्यादा कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो चिन्नू सा ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन होता है, और सबसे कम आपका होता है हल्का इलेक्ट्रॉन। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएं। बताइए। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जिसमें जो रोगाणु होता है, रोगाणु का मतलब क्या है दोस्तों, जिससे आपको रोग होने वाला है, वो खुले गांव से होकर प्रवेश करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, टीटनेस, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से कोई पूछे टीटनेस किससे होने वाला रोग है, बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाला रोग है। अगर आप लोगों से कोई पूछे टीटनेस का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों लॉक जॉ।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी जॉ होता है, जबड़ा होता है, वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाता है ना, बिल्कुल लॉक सा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो टीटनेस है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लॉक जॉ। और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। और ये आपके बॉडी में एंटर कैसे करता है दोस्तों? घाव में से एंटर आप लोगों का कर जाता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताइए, साउंड अनप्लीजेंट आ रहा है तो थोड़ा बंद कर देते हैं, रुको। बताइए, तो डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों डाल्टन क्या बोलते हैं कि कोई भी आप लोगों का पदार्थ होता है, जैसे मान लो ये आयरन की रॉड है, इन्होंने बोला कोई सा भी पदार्थ होता है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल को डाल्टन ने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया, परमाणु नाम दिया। क्लियर है क्या? और इन्होंने ये बताया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो इनडिविजिबल है, इनको आप लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आ जाओ, बताइए आंसर। अम्ल वर्षा मेनली किस गैस की वजह से होती है? अम्ल वर्षा, 4 आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, अम्ल वर्षा क्या होती है? अगर पानी की अम्लता बढ़ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस रेन को बोलते हैं एसिड रेन। और देखिए अम्लता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा होगा, प्रबल अम्ल। तो देखिए होता क्या है, जो भी इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ये क्या करती है? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है इससे रिएक्ट करके बना लेती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करता है? वर्षा का जो पानी होता है इसके साथ में मिलकर क्या बना लेता है? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी की अम्लता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है। ये आपका वर्षा के जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, लेकिन अभी ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है। और बाकी ये बताऊं, इसकी वजह से भी होता है, CO2 की वजह से भी। देखो CO2 की वजह से क्या होता है? H2O में जब आप लोग CO2 डालोगे तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। और इससे भी दोस्तों पानी की अम्लता बढ़ जाती है ना, लेकिन इससे इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। सल्फर डाइऑक्साइड और आप लोगों का जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, कल भी मैंने बताया था कास्टिक सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है। बताइए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोला जाता है? हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाओ। देखो भैया, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था ब्लैक बॉडी वाला। अरे करवाया था या नहीं करवाया था? जल्दी से कमेंट करके बोलो कि हाँ सर करवाया था, बताओ। यहाँ पर एक स्टूडेंट है अमित दे नाम के, मैं उनको पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ, वो कमेंट करते जा रहे हैं, सर ब्लैक बॉडी वाला फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, ऐसे करते जा रहे हैं कमेंट। तो भैया मुझे एक चीज़ बात बताओ कि चलो ब्लैक बॉडी वाला आपको समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद में एक बार वीडियो वापस देख लेते हैं। उसके चक्कर में आपने अपने 20 क्वेश्चन क्यों खराब कर लिया अमित दे जी? ठीक है, तो यही तो कारण होता है। फिर बोलते हैं पापा जी को कि नहीं पापा मेरा तो सिलेक्शन होगा, मैं तो 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ वाईफाई स्टडी चैनल पे। तो पिताजी भी सोच रहे होंगे भैया 1 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन पिताजी को क्या पता है, तो 1 घंटे से एक कमेंट कर रहा ब्लैक बॉडी वाला समझ नहीं आया। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप लोग बाद में देख लिया करो वीडियो के। आप लोग बार बार कमेंट करते कमेंट सर मेरे को वो नहीं आया, तो आपके चक्कर में देखो आपने अपने कितने क्वेश्चन का लॉस कर दिया, 20-25 क्वेश्चन का लॉस कर दिया। ठीक है, तो अब वो आपका ब्लैक बोर्ड तो उड़ ही गया, ये 20 क्वेश्चन और उड़ गए, तो आपका आज की पूरी क्लास खराब हो गई। बताओ इसका आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आप लोगों को बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। इसका जो नेम हो जाएगा वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है या ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला बताओ, तो CaOCl2 बोल सकते हो, या फिर CaOCl और Cl ऐसे बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता कैसे है, तो दोस्तों जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, यानी चूने का पानी, या आप लोग बुझा हुआ चूना बोल सकते हो, जब चूने के पानी में आप लोग क्लोरीन गैस डालते हो तब निर्माण होता है किसका? आप लोगों का ब्लीचिंग पाउडर का। समझ गए? चलो आगे।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गुरुजी मुझे एक लड़का कलुआ बोल रहा है, तो उनके बोलने से थोड़ी हो जाओगे आप हैं? अभी तक तो पता नहीं किसी ने सुना था नहीं सुना था, लेकिन अब तो पूरी दुनिया ने सुन ली कि वो आपको कलुआ बोल रहा है, तो उनके बोलने से थोड़ी हो जाओगे आप। पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की, ये एक बार छोड़ दो, यहाँ से करो। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, जो गन मेटल होता है वो किसका अलॉय है? देखिए इसने साफ बोल दिया कि जो गन मेटल है एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, यानी ये आप लोगों का एटलीस्ट 2 प्रकार की धातुओं से मिलकर बना है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। बताओ। तो देखो इधर आते हैं, मैं आपको बताता हूं पूरी चीज। जो गन मेटल होता है इसमें आपका कॉपर होता है, टिन होता है, जिंक होता है। 88% कॉपर, देन 10% टिन और 2% जिंक। तो क्या हो जाएगा? कॉपर हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताओ। निम्नलिखित में से कौन से आपके एक ही पीरियड के सदस्य हैं? 4 आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं कौन से एक ही पीरियड के सदस्य हैं। तो इधर आ जाओ, आइए हम लोग देखते हैं। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए सोडियम Na और Cl आप लोग देखोगे तो देखो दोनों आप लोगों के कौन से पीरियड में? तीसरे पीरियड में। लेकिन अभी तो आप लोगों ने इमेज देख ली, एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे? तो ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को आवर्त संख्या निकालनी है तो आवर्त संख्या क्या होती है? कोशों की संख्या, नंबर ऑफ शेल। सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। आइए समझते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग किसकी, ये बात करते हैं इस वाले की। तो दोस्तों सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कैल्शियम का होता है 20। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसमें 20 है, इसमें होता है 2,8,8,2। इसमें कितने शेल है? 1, 2, 3, 4। भैया कैल्शियम तो आपके चौथे पीरियड में होगा, देख लो ये रहा। जबकि इसमें कितने कोश है? पहली, दूसरी, तीसरी। इसमें 3 है तो इसमें ये तीसरे पीरियड में होगा। समझ गए? अगर बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7। देखो 3 कक्षा भरी ना इसमें, तो ये आप लोगों का इसका भी तीसरा पीरियड होगा। इसका तो तीसरा ही, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलो आगे। ओके सर आपका 1 बजे वाला अनअकैडमी पर क्लास होगा या नहीं होगा? होगा ना दोस्तों, 1 बजे होगा। अभी 1 बजे होगा, टेंशन मत लो आप। तो इनमें से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है दोस्तों? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। अगर आप लोग सॉलिड को गर्म करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? लिक्विड में। लिक्विड को गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। लेकिन अगर कोई सॉलिड सीधे दोस्तों गर्म करने पर सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। किस में होता है ये दोस्तों? आप लोगों के कपूर में होता है। आप लोगों ने पूजा में जब कपूर यूज करते हो आपने देखा होगा, जब हम लोग उसको जलाते हैं तो सीधा गैस बनता है, मेल्ट थोड़ी हो जाता है, वो सीधे गैस बनता है। तो कपूर में होता है दोस्तों, नेफ्थलीन में होता है, आयोडीन में होता है। तो ये एग्जांपल्स आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसके? सब्लिमेशन के। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, जो फॉर्मेलिन है वो किसका 40% विलयन है? सर साइंस याद नहीं होता तो दोस्तों याद नहीं करना है, आप लोगों को समझना है, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मेलिन का? देखो इधर आओ। देखो आप लोग का दोस्तों जो फॉर्मेलिन होता है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड का लगभग 40% विलयन होता है। अभी क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों? अगर मान लीजिए पानी में 40% आप लोगों का क्या फॉर्मेल्डिहाइड है तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन। अब नहीं समझ में आया फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? ऑप्शन में तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ध्यान रखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है दोस्तों? मेथेनॉल होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों? जिसमें ये ग्रुप पाया जाता है ना, जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है आप लोगों का, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना, सिंपली आप लोग को ध्यान रखना है फॉर्मेल्डिहाइड का जो आप लोगों का 40% सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं, और इस फॉर्मेल्डिहाइड का ही दूसरा नाम क्या है? मेथेनॉल है, ठीक है। आ जाओ।
आ जाओ। प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू अ टिश्यू कोल्ड। आप लोगों को पता है दोस्तों, बहुत हवा के बाद में भी जो आपके प्लांट्स होते हैं वो गिरते नहीं, उनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, वो किसके वजह से होता है बताएंगे। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी 2018 को जो फर्स्ट डे को जो पेपर हुआ था ना, आई थिंक 17 सितंबर थी उस दिन की डेट, है ना। तो अगर बात करें कि स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, आप लोगों का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आपने नारियल देखा होगा, नारियल के ऊपर दोस्तों जो कवरिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है ना, वो अंदर नारियल को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो वो किससे बनी होती है, वो आपके स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए, आप लोग की जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करी जाती है उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो बनती किससे है, एल्गी से मिलती है क्या। शैवाल क्या होता है दोस्तों, ये जल में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस या किसी रासायनिक कुछ और आप लोगों की रिएक्शन करवा के बनती है। तो दोस्तों ये फंगस से यानी कवक से मिलती है आप लोगों को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछे उस फंगस का नाम बताओ, तो उस फंगस का नाम है दोस्तों पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ये आपके फंगस के नाम हो जाएंगे। तो उसको याद रखो ही नहीं रखो, बस इतना से ध्यान रखेंगे कि जो आपकी एंटीबायोटिक है ना, ये कहाँ से मिलती है, फंगस से मिलती है। और इस एंटीबायोटिक की दोस्तों जो खोज करी थी वो किसने करी थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। चलो आगे आंसर बताएंगे। तो डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो डिप्थीरिया जो बीमारी होती है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। और ये जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया एंड वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछे जो डिप्थीरिया होता है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो उसके बैक्टीरिया का नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया ना, इसके बैक्टीरिया का नाम है ना। और अगर आप लोगों से पूछे जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है ये वायरस से तो हो रही है, कौन से वायरस से हो रही है, और तो मिक्सो वायरस इसका नाम हो जाएगा। चलो आगे बताए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो ये आप लोग की जो एमएमआर वैक्सीन है ये 3 बीमारी के लिए दिया जाता है। किसके लिए, मीजल्स, मम्स, रूबेला। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ऑप्शन नंबर बी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो तीनों डिजीज है, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होने वाला रोग है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताएंगे। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ल्यूकेमिया दोस्तों एक प्रकार का कैंसर है। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का, देखो ल्यूकेमिया क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कैंसर है। देखो इधर आओ, आपके ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो होता है वो होता है दोस्तों आपका 600:1। अगर दोस्तों किसी कारणवश डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है तो ये ही आपका क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया, जो कि एक कैंसर है। तो ये कैंसर डिजीज है। कौन सा कैंसर है दोस्तों, ब्लड का कैंसर है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों कल भी हम लोगों ने एक सेशन लिया था 500 क्वेश्चंस का, एक ये सेशन है, तो इसका मैं एक और पार्ट बना दूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं जो पीडीएफ है, जो पिछला वाला वीडियो है ना, उसके कमेंट में डाल दिए पूरे 500 क्वेश्चन, ये सारे की पीडीएफ मैंने एक साथ डाल दी जिससे आप परेशान ना हो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
तो सबकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को एक साथ डाल दी है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आ जाओ। और एक चीज़ मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, और देखिए दोस्तों, कल से सुबह 9:30 बजे आप लोगों के लिए ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आएगी। उसके लिए क्लासेज स्टार्ट होगी कितने बजे? कल सुबह 9:30 बजे। और कल से शाम को 4 बजे मैं आप लोगों के एक एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होगा उसकी थ्योरी पढ़ाता रहूँगा। जैसे आप लोगों को पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिजिट से, है ना, आवर्त सारणी से, तो ये आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। देखो इधर आओ, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इधर देखो। देखिए, तो कल से सुबह 9:30 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। कितने बजे? सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे। और दोस्तों शाम को 4 बजे, देखो ये तो आपकी यूट्यूब पे होगी, और शाम को 4 बजे भी आपकी यूट्यूब पे होगी। क्या कराऊंगा शाम को 4 बजे दोस्तों? जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डिजीज हो गया, आवर्त सारणी हो गया, परमाणु हो गया, आप लोगों के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो गए, प्लांट हार्मोन्स हो गए, आप लोगों के दोस्तों मैं जैसे आप लोगों की बात करूँ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हो गई, तो मैं वो शाम को 4 बजे वाले में करवाऊंगा। 9:30 बजे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, दोपहर 1 बजे ये क्लास मिस मत करो, अनअकैडमी पर होती है, आज भी होगी। क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग की ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर गोल पूछेगा, एसएससी एग्जाम डाल दो, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आ जाओ दोस्तों। मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगड़, मुझे यहाँ पर फॉलो कर ले, स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से नए स्टूडेंट हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, कोड में आप लोग डाल दो नीरज 11 और क्या कर दो, अनलॉक कर दो, ठीक है। हाँ, आज 1 बजे होगी दोस्तों क्लास। और दोस्तों इसकी पूरी की पीडीएफ, जो कल वाला वीडियो था ना 500 क्वेश्चंस का, उसके नीचे मैंने लिंक में डाल दिया है, तो सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों 1 बजे अनअकैडमी पर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो यार, बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो आप लोग एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप लोग यूपीएससी की कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, आईएएस की कर रहे हो, तो जिस भी कैटेगरी की कर रहे हो दोस्तों उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। यहाँ पर आप लोगों को सारे टीचर्स के कोर्स मिल जाएंगे, सारी टेट सीरीज मिल जाएगी, हर क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। तो 12 महीने का दोस्तों 6500 है। रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11, तो ये आपका 5850 का पड़ जाएगा अगर एसएससी का ले रहे हो। जिस भी कैटेगरी का लो दोस्तों, नीरज 11 आप लोग कोड लगा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। सर आज नहीं होगा, 4 बजे वाली क्लास कल से स्टार्ट होगी, 4 बजे वाली क्लास कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। 4 बजे वाली क्लास कल से स्टार्ट होगी, ओके। तो देखिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में अनअकैडमी पर। चलिए दोस्तों, बाय बाय।